वन स्टूडेंट कक्षा 10वीं में विषय गणित में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। आज हमें हल करना है प्रश्नावली 1.3। तो इसका पहला प्रश्न हल करना है, इसे पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। चलिए अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती, अशांत यानी रिपीट हो, अशांत यानी बार बार दशमलव के बाद की संख्याएं बार बार आती ही जाएंगी, और अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग यानी बार बार रिपीट नहीं होंगी। ठीक, यानी अलग अलग संख्याएं आएंगी, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग हो, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को P बटे Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं होता शून्य के, यानी Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि अंश और हर में Q हर शून्य हो जाएगा तो इस पूरी राशि का मान अनंत हो जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ Q कभी शून्य नहीं हो सकता। तो अपरिमेय संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो P बटे Q के रूप में किन संख्याओं को लिखा जाता है? परिमेय संख्याओं को लिखा जाता है। ठीक, इनके उदाहरण देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण, इनमें करनी वाली संख्याएं आ जाती हैं, पाई आ जाता है। ठीक, और करनी वाली बटे वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। तो ये करनी वाली संख्याएं, पाई है ना, करने वाली बटे वाली संख्याएं, ये सब किस में आती हैं? अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसका एक उदाहरण और देखते हैं हम। यहाँ देखिए 0.10, 1 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 0। यानी इसमें यदि हम देखें तो कोई भी अंक लगातार रिपीट नहीं हो रहा। कैसा रिपीट नहीं हो रहा? लगातार रिपीट नहीं हो रहा है। या कोई एक विशेष संख्या, जैसे यहाँ 10 है, फिर यहाँ 110 है, फिर 1110 है, तो एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो इन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब हम प्रश्नावली का सवाल हल करते हैं। हमें सिद्ध करना है कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है तो हम उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तब कर्णी 5 बराबर P बटे Q, यानी कर्णी 5 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसके हर का मान शून्य नहीं होगा। ठीक, यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है P तथा Q सहअभाज्य हैं। कैसी हैं? सहअभाज्य है। अब देखिए सहअभाज्य का क्या मतलब होता है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणांक नहीं होगा। यानी P और Q के यदि हम गुणनखंड करें तो एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उनमें विनिष्ट नहीं होगी। ठीक, तो इन्हें कहा जाता है सहअभाज्य। अभाज्य यानी आपस में इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग चला जाए एक के अतिरिक्त। ठीक, तब अब हमने कर्णी 5 को कैसी संख्या माना है? परिमेय संख्या माना है। तो कर्णी 5 बराबर P बटे Q। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि P बराबर कर्णी 5 Q, यानी P को यहीं रहने दीजिए, Q को यहाँ ले गए, P बराबर कर्णी 5 Q। ठीक, अब हम
इनका वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 5, करनी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, ये ध्यान रखिए, 5 का वर्ग यानी इधर 25 नहीं होगा, केवल 5 ही आएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम यदि इसको देखें तो हम यदि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर और 5 को यदि यहाँ ले आए तो 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक, अब इस पॉइंट को थोड़ा देखिए आप, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो है पी स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर क्यू स्क्वायर मिल रहा है, यानी इस पूरे समीकरण का मतलब ये है कि पी स्क्वायर को 5 से विभाजित हो रहा है तो उसका मान कुछ मिल रहा है जो क्यू स्क्वायर है, यानी पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब जब कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह स्वयं संख्या भी उससे विभाजित होती है, ये रूल्स होता है और यह प्रमेय 1.3 में भी दिया हुआ है। ठीक, यानी यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित है तो वह संख्या यानी p, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक, आप देखिए थोड़ा समझिए कि p भी 5 से विभाजित है, यानी 5 की कुछ ना कुछ पहाड़ा पढ़ने पर p आएगा, तो हमें ये नहीं है कि 5 की कितनी बार 5 से p विभाजित होगा, यानी 5 की कुछ न कुछ पहाड़ा लेने पर यानी टेबल पढ़ने पर p आएगा, और हमें यह कंफर्म नहीं है कि कितनी बार, तो हम मान लेते हैं कि माना r बार 5 की पहाड़ा या टेबल पढ़ने पर p आएगा। तो अब मान लिया हमने कि p बराबर 5r, यानी 5 का कुछ न कुछ गुणा करने पर p आएगा, जहां r क्या है, r एक पूर्णांक है, r क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, तो अब हम इसका वर्ग कर देंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक, अब हम यदि यहाँ हम देखें कि पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान क्या है हमारा, पी स्क्वायर का मान यहाँ से हम देखें, कहाँ से, यहाँ ऊपर समीकरण से, यहाँ हमने समीकरण नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम देखें तो पी स्क्वायर का मान कितना है, 5 क्यू स्क्वायर, कितना है, 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं 5 क्यू स्क्वायर बराबर, ये मान हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक, अब 5 को यहाँ ले जाएंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 25, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। ठीक, 5 को यहाँ भी लाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर बटे 5, क्यू स्क्वायर के बटे में क्या आ जाएगा, 5 बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर आ गया। अब हम यदि इस स्टेप को भी ध्यान से देखें तो यह क्या कह रहा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा और आर मान प्राप्त हो रहा, आर स्क्वायर मान प्राप्त हो रहा है ना, तो हम यहाँ हम लिख सकते हैं कि, तो देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, है ना, जैसा पिछले स्टेप में हमने देखा था, तो अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा और इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यानी किसी संख्या का वर्ग किसी से विभाजित हो रहा तो वह स्वयं संख्या भी उससे विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हमने करनी 5 को p बटे क्यू के रूप में लिखा था, है ना, करनी 5 को p बटे क्यू के रूप में लिखा था और हमने देखा कि p भी 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है,
यानी पी भी क्यू 5 से विभाज्य और क्यू भी 5 से विभाज्य, यानी क्यू में और पी में एक सार्व गुणनखंड है, यानी जो दोनों में है तो वह एक के अतिरिक्त है ना। तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों में जो हमने माना था कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्व गुणनखंड नहीं है, लेकिन यह एक सार्व गुणनखंड आया है। ठीक, तो इसे हम भाषा के रूप में लिखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अतः P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। इसलिए इसलिए 5 P और Q का सार्वनिष्ठ P और Q का कैसा सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। कैसा गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, जो कि एक के अतिरिक्त है। एक के अतिरिक्त है। और हमने क्या माना था कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी हमने जो माना था उसका क्या विपरीत प्राप्त हुआ। तो यह एक विरोधाभास है। क्या है? यह एक विरोधाभास है ना, कि P और Q का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं। P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी जो हमने माना था, हमारी कल्पना, हमने क्या माना था कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी परिकल्पना की करनी 5 एक परिमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना यानी हमने माना था कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। गलत है। क्या है? हमने जो माना था यह गलत है। अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से हमें सिद्ध करना है और लिखना है। ठीक, तो इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है, तो आपका आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।